हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री मैडम। आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कोई भी दो चीज़ें आपने होमोजीनियसली मिला दी, ठीक है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में जनरली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। किसे हम सॉल्यूट कहते हैं, किसे हम सॉल्वेंट कहते हैं? जो लार्ज अमाउंट में होता है, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास है, दो चीज़ें आपने मिलाई हैं, उसमें जो ज़्यादा लिया है हमने वो सॉल्वेंट है, और जो थोड़ा कम लिया है वो सॉल्यूट है। तो दो चीज़ों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने शुगर मिलाया वाटर में, तो वाटर इसमें सॉल्वेंट है और शुगर सॉल्यूट है। ठीक है, क्योंकि शुगर की मात्रा कम है, वाटर हमने ज़्यादा ले रखा है। लेकिन वाटर के केस में कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है, ये बिल्कुल फिक्स रूल नहीं है, कहीं कहीं पर ये रूल वायलेट भी होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, 68% नाइट्रिक एसिड, आपने देखा होगा कंसनट्रेटेड HNO3 जब हम लेते हैं तो वो 68% नाइट्रिक एसिड होता है। इसमें 68 ग्राम हमने 68 ग्राम हमने मिलाया है इसमें HNO3 और 32 ग्राम वाटर लिया है। ठीक है, वाटर इसमें कम है ऑल्दो, लेकिन वाटर अगर सॉल्वेंट है तो वाटर को ही सॉल्वेंट कहते हैं। अगर वो कम भी है तब भी वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन जैसे आपने कई बार दो सॉलिड मिला के सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए हमने गोल्ड लिया और गोल्ड में हमने कॉपर मिला दिया। ठीक है, तुम सुनते हो ना 24 कैरेट, 22 कैरेट। 22 कैरेट का मतलब क्या है? उसमें 22 पार्ट गोल्ड है और 2 पार्ट उसमें कॉपर मिला दिया है। तो वो आपको दिखता थोड़ी है उसमें अलग अलग कि कॉपर अलग दिख रहा है या गोल्ड अलग दिख रहा है। मिक्स होता है, वो होमोजीनियसली मिक्स होता है। तो इसलिए वो क्या है? वो एक सॉल्यूशन है, वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। दो चीज़ें, कोई भी दो चीज़ें, चाहे वो सॉलिड हैं, चाहे वो लिक्विड हैं, चाहे वो गैस हैं, अगर आपने दो चीज़ें होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया है उसका, तो वो हमेशा सॉल्यूशन होगा। अब इसमें गोल्ड और कॉपर मिला रहे हो आप, ठीक है, कॉपर कम होता है, गोल्ड ज़्यादा होता है, तो कॉपर को आप सॉल्यूट कहोगे इसमें और गोल्ड को सॉल्वेंट कहोगे, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम कह सकते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। बस वाटर के केस में ध्यान रखना है, वाटर कम भी होगा तब भी वो सॉल्वेंट ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? देखो, 9 तरह के सॉल्यूशन है हमारे पास, और उन 9 तरह के सॉल्यूशंस को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस को हमने 3 तरीके से बनाया, लिक्विड को 3 तरीके से बनाया और सॉलिड को भी 3 तरीके से बनाया। किस बेसिस पे? इट डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट क्या ले रखा है और सॉल्वेंट क्या ले रखा है। जो सॉल्वेंट का टाइप होता है, जैसे इसमें देखो सॉल्वेंट, यहाँ पे हमने गैस ले रखा है, ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट गैस है तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमने सॉल्वेंट लिक्विड ले रखा है तो सॉल्यूशन को हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्वेंट है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वही टाइप होता है सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड होगा। सॉल्यूट आप कुछ भी ले सकते हो, सॉल्वेंट आपने गैस लिया, सॉल्यूट गैस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो और सॉलिड ले सकते हो। सॉल्यूट कोई भी इसमें से, तीनों में से हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जैसे गैस इन गैस, गैस को आपने गैस में मिलाया, जैसे हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 गैस ले ली, मिला दिया इन्हें, तो ये बन गया होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? गैसियस सॉल्यूशन हो गया। गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट हमने गैस लिया, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड कैम्फर हमने ले लिया, कैम्फर कैसा होता है? कैम्फर सॉलिड होता है, और गैस हमने नाइट्रोजन ले ली। तो ये 3 टाइप हो गए आपके गैसियस सॉल्यूशन के। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन के भी 3 टाइप हो गए, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड।
इसमें वही है, सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में भी 3 आ गए आपके। सॉलिड हमने ले रखा है इसमें हर बार सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड या सॉलिड। तो बेटा ये जनरल टाइप्स हो गए सॉल्यूशन की कि किस किस तरह से हम कौन सी दो चीजें मिलाकर हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मतलब होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितने सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट मिलाया हुआ है। ठीक है, कितने सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट मिलाया है। अब कितना सॉल्यूट मिलाया है इसे बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि हमने 10 ग्राम सॉल्यूट मिलाया है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। आप ये भी कह सकते हो हमने 10 मिलीलीटर सॉल्यूट मिलाया है 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट में। आप ये भी कह सकते हो कि हमने 5 मोल मिलाए हैं 1 लीटर वॉल्यूम में। ठीक है, तो आप देख रहे हो हर बार बता तो मैं यही रही हूं कि कितने सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट मिलाया है, लेकिन हर बार बताने का तरीका अलग है। जैसे कभी हम बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, मास के टर्म्स में बता रहे हैं, कभी हम बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मोल्स की टर्म्स में, कभी हम बता रहे हैं वॉल्यूम की टर्म में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के मेनी मेथड्स होते हैं, कई मेथड होते हैं। तो वो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में आएगा, देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये उसी तरीके से है जैसे आप किसी भी चीज की नॉर्मल परसेंटेज निकालते हो। आपके मार्क्स आते हैं, आप परसेंटेज निकालते हो ना, 10 में से आपके 7 मार्क्स आए तो आप कैसे लिखते हो, 7/10, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100। तो ऐसे ही मास परसेंटेज निकालनी है कंपोनेंट की तो मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। ये बाय मास की जगह कभी कभी W/W भी लिख के देगा, वो ऐसे भी लिख कर दे सकता है। तो इसका मतलब भी यही है कि बाय मास परसेंटेज हमें उसने दे रखी है। अब 10% का देखो परसेंटेज जहां भी आ जाएगा उसका मतलब टोटल इज 100। ठीक है, टोटल 100 है। अब क्योंकि मास की बात हो रही है तो मास किसका है, सॉल्यूशन का जो मास है, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है, और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 10 ग्राम आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है, मतलब मिला के ये 100 होना चाहिए। ठीक है, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम वाटर, और टोटल कर दिया तो क्या आ गया, 100 ग्राम। समझ में आया? तो ये हमें अगर क्वेश्चन में इस तरह से बच्चों लाइन दी हुई है तो आपको दोनों के मासेस पता चल जाएंगे, सॉल्यूट का मास कितना है और सॉल्वेंट का मास कितना है। जैसे यहाँ हमें पता चल गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास और 90 ग्राम वाटर है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम। हाँ देखिए बच्चों, यहां देखो, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and CCl4 carbon tetrachloride if 22 gram benzene is dissolved in 120 gram कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज निकालना है हमें, किसका, बेंजीन का निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। और आपको क्या दिया हुआ है, 22 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है और 122 ग्राम आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है, कितना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, मास परसेंटेज हमें निकालना है। सपोज हम बेंजीन का निकाल रहे हैं, पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालते हैं पहले। ठीक है, तो क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, बेंजीन का मास कितना गिवन है, 22, तो यहाँ लेंगे हम 22 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल मास कैसे बनेगा, 22 प्लस 122,
दोनों को आप ऐड कर दो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 22 अपॉन प्लस 122, ये आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 22 अपॉन 144 इंटू 100, तो ये बन गया आपका। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मास परसेंटेज आ जाएगा किसका, बेंजीन का। और ऐसे ही आप किसकी मास परसेंटेज निकाल सकते हो, आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो इसमें CCl4 के लिए अगर आप निकालोगे तो कितना था, CCl4 था 122 ग्राम। अब 122 ऊपर रखोगे और नीचे टोटल ही रहेगा 144 इंटू 100, मतलब जिसकी मास परसेंटेज निकालोगे उसका मास ऊपर रखना है, डिवाइड में टोटल मास रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मास परसेंटेज उस कंपोनेंट का निकल आएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मास परसेंटेज। ये एक टर्म हमने पढ़ी है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब दूसरी टर्म हम पढ़ते हैं, सेकंड टर्म आती है बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में देखो, वॉल्यूम परसेंटेज भी बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह है, बस डिफरेंस क्या है, वहां मास था यहाँ वॉल्यूम है, और कोई डिफरेंस नहीं है। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इसका एग्जांपल भी उसी तरह से है, देखो 10% HCl इन वाटर, इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 ml है। 100 ml तो हमारे पास हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, और उसमें से 10% HCl का मतलब ये है कि 10 ml HCl है और 90 ml वाटर है। तो आपको 10% अगर HCl दिया हुआ है इन वाटर, ये वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपको दे रखी है, इसको V/V भी लिख देते हैं, कई बार क्वेश्चन में लिखा आएगा V/V, तो मतलब ये वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है। तब आप इसको वॉल्यूम की टर्म्स में लेंगे, टोटल 100 लेना है, 10% था HCl तो 10 ml आपने ले लिया HCl, और बाकी का जो बचा हुआ है 90 बचा हुआ है, तो वो आपका सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, जैसे परसेंट निकालते हो ना, परसेंटेज, परसेंटेज में क्या होता है, परसेंट, वो 100 से कंपैरिजन होता है, ठीक है। पर मिलियन, मिलियन का मतलब पर मिलियन आप देख रहे हैं, ठीक। पहली चीज तो ये कब यूज होती है, कोई चीज अगर कहीं पर बहुत ट्रेसेस ऑफ अमाउंट में ट्रेसेस में प्रेजेंट है, मतलब बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है ट्रेसेस में, ठीक है, तब हम उसके लिए पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन निकालते हैं। निकालने का तरीका वैसे ही होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हमेशा हर एक में टोटल से डिवाइड करना है आपको, जब भी आप निकाल रहे हैं टोटल से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई इसमें करना है आपको 10⁶ से। 10⁶ क्यों लिया है, देखो जैसे परसेंट करते हैं, ये परसेंट, सेंट माने होता है 100, परसेंट करते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। ऐसे ही जब पर मिलियन करेंगे तो मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 मिलियन से, तो 1 मिलियन कितना होता है 10⁶, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 10⁶। तो ये परसेंटेज कंसंट्रेशन की टर्म्स हो गई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए एक सिंबल यूज करते हैं काई, इसको रीड करते हैं काई, ठीक है। एक्स की तरह ये कुछ कुछ दिखता है लेकिन थोड़ा सा तिरछा करके बनेगा। मोल फ्रैक्शन अगर हमें किसी भी चीज का निकालना है, देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज का फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जैसे कि सर्कल है, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इस सर्कल को, एक पार्ट मैंने शेड कर दिया, ठीक है। मैंने आपसे पूछा इस शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताओ, तो बच्चों कैसे बताओगे आप, भाई नंबर ऑफ शेडेड पार्ट 1 ले लिया आपने और डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, तो टोटल पार्ट कितने 4, तो 1/4 हो गया शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही मोल का फ्रैक्शन भी ऐसे ही है, मोल का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, भाई जिसके मोल्स का फ्रैक्शन हमें निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दो और डिवाइड में रख दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला है बेटा मोल फ्रैक्शन का, दिस इज द फॉर्मूला, chi1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, इसको x भी बोल देते हैं कभी कभी, तो x1 इज इक्वल टू n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और ऐसे ही अगर हम सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो लिखेंगे x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। अच्छा, अब इससे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं,
Calculate mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in CCl4. 30% बेंजीन है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, ठीक है, और उसमें 30 ग्राम मास हो गया बेंजीन का, बेंजीन इज C6H6, ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन क्योंकि 100 है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो गया CCl4, 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम CCl4 वी हैव, ठीक। अब इसके दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों के सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, आपने 11th क्लास में सीखा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। ये फॉर्मूला हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले निकालते हैं बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 30 ग्राम, और मोलर मास बेंजीन का हम निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, बेंजीन का मोलर मास कैसे निकालोगे, C6H6 12 इंटू 6, मोलर मास निकालो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, 12 6 जा 72, 6 1 जा 6 यानी कि 78, तो मोलर मास बेंजीन का आ गया 78। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, बेंजीन के। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी हम निकालेंगे इसी तरीके से, NCCl4 इज इक्वल टू गिवन मास इसका कितना है 70 ग्राम, 70 अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4, मोलर मास ऑफ CCl4 निकालना पड़ेगा आपको 12 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो 35.5 इंटू 4, ये आपके पास इसका मोलर मास आ जाएगा, प्लस करके यहाँ पर आप लिखेंगे कितना आ जाएगा मोलर मास इसका बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हो आप, सेवेंटी 142 तो हो गया ये, और उसके बाद ये आ गया 142 प्लस 12 4 5 1 154 इज द मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 154 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो दोनों के हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, C6H6 के भी और CCl4 के भी। अब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रख देना, नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे बेंजीन के, यहाँ पे भी नीचे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स प्लस कर देंगे, तो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल सकते हो। और एक चीज़, अगर हमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपने बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, सबसे पहले आपने बेंजीन का मोल फ्रैक्शन सपोज आ गया, कुछ भी वैल्यू निकाल ली, सपोज A आ गया, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक। उसके बाद बेटा दो सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का प्लस, लाइक Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, ठीक है। आपने बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो आप CCl4 का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, दोबारा उसे कैलकुलेट ना करने की जगह आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो उसको मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो ऐसे हमारे पास दोनों का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी देखेंगे बच्चों, मोलैरिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी को सबसे पहले देखो कैपिटल M से डिनोट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो पर लीटर आ जाएगा हमारे पास, 1 लीटर में कितने मोल्स डिसॉल्व हैं सॉल्यूट के, उसे हम मोलैरिटी कहते हैं, ठीक। वॉल्यूम जो आप यहाँ पे लेंगे सॉल्यूशन का, ये लीटर में लेंगे, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर मिलीलीटर में गिवन है तो उसे लीटर में कन्वर्ट कर ले, ठीक। ऐसे ही अब नेक्स्ट टर्म आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम देखो मास से डिवाइड करते हैं, और किसका मास, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। मोलैरिटी में हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया लीटर में, और वो भी सॉल्यूशन का, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। और मोलैलिटी में हम मास से डिवाइड करते हैं, सॉल्वेंट का मास होना चाहिए इन किलोग्राम, ठीक है। और दूसरी चीज़, दोनों का सिंबल डिफरेंट होता है, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है।
तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, मोलैरिटी कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो अभी आपको सिखाया ही था मैंने कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा क्या दिया हुआ है हमें, इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, ये W बाय W का मतलब है बाय मास परसेंटेज गिवन है, टोटल मास सॉल्यूशन का 100 है, उसमें से 20 ग्राम हमारे पास KI है और 80 ग्राम सॉल्वेंट यानी कि वाटर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एक्वस KI, उसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ KI सॉल्यूशन दे रखी है 1.202, डेंसिटी भी दे रखी है हमें, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, जैसे अभी बताया मैंने आपको, निकाल लीजिएगा। KI के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 20 ग्राम इसका मास हो गया, 20% क्योंकि दे रखा है, और इसका मोलर मास KI का कैसे निकलेगा, मोलर का एटॉमिक पोटेशियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 39, और आयोडीन का होता है 127। तो कितना आ गया हमारे पास 166। तो यहाँ 166 से डिवाइड करके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक। और ऐसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे किसके, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास, कितने, वाटर का मास कितना है 20 ग्राम हमने ले लिया KI, तो 80 हो गया, 80 अपॉन, और वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है 18। ये आपके पास आ जाएंगे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर क्या करना है हमें, सबसे पहले हम निकालते हैं, चलो मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी आपने देखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने, सोल्यूट क्या है हमारा, सोल्यूट हमारा KI है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने पुट किए, यहाँ पर आ जाएगा 20/166। कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, राइट। वॉल्यूम, अब हमें वॉल्यूम भी चाहिए, वॉल्यूम नहीं दे रखा हमें क्वेश्चन में, वॉल्यूम की जगह हमें क्या दिया हुआ है, हमें डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी कितनी है 1.202, डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो डेंसिटी से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये पढ़ते हो आप लोग। डेंसिटी दे रखी है 1.202, मास ऑफ द सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लोगे, तो वॉल्यूम आ गया 100 अपॉन 1.202। लेकिन ये जो वॉल्यूम आया है ये मिलीलीटर में आया है आपका, क्योंकि जो डेंसिटी गिवन थी वो ग्राम पर मिलीलीटर में थी। इसे लीटर में चेंज करेंगे आप, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1.202 और 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, ये कैंसिल होके ये आ जाएगा आपके पास 1/12.02, ठीक है। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया इन लीटर, ठीक। अब इसे वैल्यू को आप रख सकते हो, यहां पर हमने रख दिया 1/12.02। इसको आप बच्चों कैलकुलेट कर लेना, ये आपके पास आ गया मोलैरिटी। इस तरह से मोलैरिटी निकलेगी। मोलैरिटी के लिए क्या करेंगे, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। याद रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा जो हमारे पास है ऑलरेडी। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के यही रहेंगे जो हमने अभी लिखे थे, 20/166। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट का मास हमारे पास है 80 ग्राम, लेकिन 80 ग्राम है, इसे किलोग्राम में चेंज करके रखना है, तो ये हो जाएगा 0.080। क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये आपके पास मोलैलिटी आ गई। और मोल फ्रैक्शन आपको भी पता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो N1/N1 + N2 करके और N2/N1 + N2 करके आप दोनों का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तीनों चीजें हमने कैलकुलेट की इस क्वेश्चन में, इसकी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। अच्छा एक और बात, ये तो क्वेश्चन हो गया। ऊपर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है ऊपर, यहाँ पर ये देखो बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लेना। एक लाइन मैंने लिखी हुई है, इसको पढ़िए। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैलिटी इज नॉट। अगर हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो क्या चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगी या मोलैलिटी चेंज होगी। तो इसका आंसर क्या है, मोलैरिटी चेंज होगी, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है।
क्यों होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट मोलैरिटी? क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है। और जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, सपोज हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? मोलैरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी एंड वॉल्यूम क्या देख रहे हो आप लोग? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी, यानी कि किसी सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी मोलैरिटी कम हो जाती है। और मोलैलिटी के केस में क्या है? मोलैलिटी के केस में हमने मास से डिवाइड किया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स को, और मास पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसका मतलब मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आज हमने ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट आपको आता है या क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।